हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सत्संग बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए आपका ए पार्ट है वो 50% के नंबर 50 नंबर रहने वाले हैं। उसके अंदर अपन राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग, पॉलिटी अकॉर्डिंग और राजस्थान का करंट अफेयर्स और कंप्यूटर और साइंस के सवाल लाने वाले हैं। इसी प्रकार से क्लास को अपन मेंटेन किया है और बहुत ही शानदार जबरदस्त आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से भी क्लासें देखने को मिल जाएगी और बहुत ही शानदार जबरदस्त रेगुलर क्लास रह रही है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और पहले क्वेश्चन को बिना समय वेस्ट किए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। इससे पहले आपको थोड़ी बहुत एक जानकारी दे देता हूं कि क्लास में आप नए हो और रेगुलर पढ़ना चाहते हो पशुधन सहायक के लिए एलएस एग्जाम के लिए 13 जून तक आपकी अच्छी तैयारी करवाएंगे। भाई अ पार्ट के लिए अपनी क्लास रेगुलर 50 नंबर की रह रही है, तो प्रत्येक दिन जुड़ा करें और प्ले लिस्ट के माध्यम से भी देख लेना। प्ले लिस्ट भी लग रही है, उसके अंदर भी आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। इसलिए रेगुलर जुड़ो और बहुत ही जबरदस्त क्लास रहने वाली है। तो तमाम विद्यार्थी एक बार सेशन में आए हो तो एक बार लाइक करके आ जाओ। तमाम विद्यार्थी एक बार लाइक कर दो और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइबर कर दो और बेल आइकन ऑन कर दो। ठीक है, फिर आपको क्लास के अंदर स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लाइक कर दिया क्या? बिल्कुल कर दिया सर जी, कर दिया, लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइबर भी कर दिया। ठीक है, तो अब अपन क्लास की ओर पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन चैनल पर आ गया। भाई बहुत ही जबरदस्त क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना आपको। बिल्कुल अच्छा सवाल है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जिनका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, कौन सा जिला हो जाएगा? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक लगाओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल, बिल्कुल जैसलमेर होगा सर जी, जैसलमेर होगा। जिनका क्षेत्रफल 3 लाख मतलब ये तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा और 38,401 वर्ग किलोमीटर में ये जैसलमेर का क्षेत्रफल। मैंने पहले क्षेत्रफल आपको बता रहा था तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर वो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, लेकिन जैसलमेर पर्सनल जिले का हिसाब से पूछ ले तो 38,401 वर्ग किलोमीटर में जैसलमेर का क्षेत्रफल फैला हुआ है। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल था। अब सेकंड सवाल से पहले आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये जनसंख्या के हिसाब से पूछ ले कि जिला कौन सा है राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में है, तो वो जिला हो जाएगा जयपुर जिला। कौन सा? जयपुर जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर जिले में। बहुत ही जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और सबसे छोटा जिला पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से, धौलपुर है, यह बता देना। ठीक है, अच्छा सवाल। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। आज की क्लास भाई बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है और सारे सब्जेक्टों अपन एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। तो तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और सेशन पर लाइक कर देंगे और जिसने भी सब्सक्राइबर नहीं किया एक बार चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लो, ताकि आपके लिए प्रत्येक दिन अच्छे प्रकार से क्लास लाएंगे और बहुत ही अच्छे प्रकार से तैयारी करवाएंगे। तो एक बार चैनल को भाई सब्सक्राइबर कर देना तमाम विद्यार्थी। ठीक है, अब अपन सेकंड क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में लोक नृत्य घूमर किस क्षेत्र से संबंधित है? भाई घूमर नृत्य कहाँ का भाई, किस क्षेत्र से संबंधित है? क्षेत्र विशेष का नाम बता दो, जल्दी से बताओ। अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। घूमर मेवाड़ क्षेत्र से प्रसिद्ध है भाई, मेवाड़ का घूमर नृत्य प्रसिद्ध है भाई, मेवाड़ क्षेत्र से ये नृत्य प्रसिद्ध है घूमर। बहुत ही अच्छा सवाल, जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही जबरदस्त अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में किस झील को पुष्कर झील कहां पर स्थित है? राजस्थान में जो झील है, जो पुष्कर झील कहां पर किस जिले में है? तो अजमेर जिले में। ये तो सिंपल सा है। ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है, वहां रोपवे भी बना हुआ है, सावित्री देवी रोपवे पुष्कर झील के किनारे, और 52 घाट भी बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, तो इसका अजमेर राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास रहने वाला है। पहले अपन भूगोल को करेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, फिर साइंस, कंप्यूटर, इस प्रकार से सारी सब्जेक्ट को धीरे धीरे अपन कवर करेंगे 50 क्वेश्चन के हिसाब से। तो एंड तक बने रहना और बहुत ही अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा इसी क्लासों के माध्यम से। रेगुलर जुड़ा करो। अब चौथे का राइट आंसर मेरे को बताओ, चौथे का राइट आंसर बताओ मेरे को। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लिख सकते हो, बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखना है। तो राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी भाई? राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? डेट सहित आपको सन भी बताना होगा। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 30 मार्च 1949 में हुई थी राजस्थान राज्य की स्थापना। रेगुलर लाइव क्लास रह रही है सुबह 9 बजे। जो आपका 50 नंबर का पोर्शन है उनकी क्लास सुबह 9 बजे रह जाती है और पशुपालन की क्लास रहती है 3 बजे। ठीक है, तो पशुपालन की क्लास पढ़ना चाहो तो आप 3 बजे जुड़ जाना दोपहर को, और सुबह यदि पढ़ना चाहो तो आपका अ पार्ट जो 50 नंबर का पोर्शन है, काफी बच्चों का ये वीक पोर्शन रहता है जिसके अंदर इसके अंदर सारे सब्जेक्ट इस बार दे दिए। पिछली बार तो क्या था कि केवल आपको राजस्थान जीके जुड़ रखा था, लेकिन इस बार साइंस भी दे रखी है, पॉलिटी भी दे रखी है और
कंप्यूटर भी साथ साथ में जुड़ा है, तो इसलिए और करंट अफेयर्स के भी सवाल आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको सिलेबस को एक प्रकार से मेंटेन करके पूरे सिलेबस को कवर करके पढ़ना है। 50 क्वेश्चन के हिसाब से पूरी तैयारी करनी है, ताकि आपको अब लेकिन करंट अफेयर्स के सवाल इस क्लासों में आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि क्लास करंट अफेयर्स मैंने इसलिए नहीं ले रहा हूं ताकि आपका मतलब आगे अपन करंट अफेयर्स क्या है, न्यू आता है, ज़्यादा पुराना नहीं आता, तो अपन मैराथन के हिसाब से या मैं अलग से भी क्लास हैं जो एलएसए के लिए करंट अफेयर्स के लिए लगा दूंगा, ताकि उसके अंदर करंट अफेयर्स एक अपना बाकी रहेगा, इसको करंट अफेयर्स अपन बाद में कर लेंगे। बाकी आपको सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्लास के अंदर सारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लास दिख जाएगी। तो काफ़ी अच्छा रिवीजन हो रहा है, क्योंकि राजस्थान का भूगोल भी कंप्लीट हो रहा है, इतिहास भी हो रही है, कला एवं संस्कृति भी हो रही है, साथ में कंप्यूटर भी हो रहा है और पॉलिटी भी हो रही है और साइंस भी हो रही है। मतलब कितनी सब्जेक्ट एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट हो रही है, तो बहुत सारा फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अपनी एक करंट के हिसाब से अपनी क्लास अधूरी रह जाएगी या 50 नंबर नहीं आएंगे। करंट के ज़्यादा सवाल आएंगे 4 या 5, वो भी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आएंगे और 4 महीने के आसपास पूछते हैं, तो उनके लिए अपन अलग से क्लास लाएंगे, ताकि आपको पूरी एकदम डिटेल से जानकारी मिल जाए करंट अफेयर्स के लिए। तो उसके लिए भी अपन एग्जाम नज़दीक होगा, उस समय आपको करंट अफेयर्स भी साथ में करवा देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा 30 मार्च 1949 में राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी भाई। बहुत ही अच्छा सवाल, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई, बहुत ही शानदार रहने वाला भाई। तमाम विद्यार्थी आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से, और क्लास आपको कैसी लग रही है ये मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना। तमाम विद्यार्थी की क्लास रेगुलर लगा रहे हैं, आपको कैसी लग रही है, क्या पढ़ने में आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा, या कोई कमी लग रही है, या कोई भी आपको समस्या आ रही है, तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से इतना लिख लेना कि सर जी ये मेरे तो समस्या आई, और इस क्लास में मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, या इस क्लास में मेरे को ये सीखने को मिला है, या इस क्लास से मेरे को कितना ये फायदा हो रहा है, किसके बारे में क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओगे तो मेरे को पता लगेगा कि किसको क्या कमी है, क्या किसको किसका फायदा हो रहा है इस क्लास से, ये मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से पता लगेगा। तो तमाम विद्यार्थी कमेंट जरूर करना ताकि मेरे को पता लगे। ठीक है, अब 5वें का राइट आंसर बता दो मेरे को। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है भाई? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है भाई? उदयपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर या भरतपुर में? बिल्कुल भरतपुर तो नहीं होगा, क्योंकि वहां तो केवलादेव घनापक्षी बिहार है। अलवर के अंदर सरिस्का है, तो सवाईमाधोपुर हो जाएगा भाई, सवाईमाधोपुर हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो, सवाईमाधोपुर के अंदर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। बाघों के लिए टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में भी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो सवाईमाधोपुर के अंदर। बिल्कुल अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त। जोगी महल, सुपारी महल वही रणथंभौर के अंदर बने हुए हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल है कि राजस्थान की कौन सी नदी जो रेगिस्तान की जीवन रेखा कहलाती है भाई? राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है भाई? नहर के रूप में पूछ ले तो इनका नहर का भी सवाल आता है कि राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में कौन सी नहर है, तो आपको बता देनी है इंदिरा गांधी नहर। लेकिन नदी पूछ ले तो लूनी नदी है जो रेगिस्तान की जीवन रेखा कहलाती है भाई। रेगिस्तान की जीवन रेखा लूनी नदी को कहते हैं। लेकिन नहर के रूप में सवाल आ जाए तो आपको बता देना है लूनी नदी का, अरे नहर के रूप में इंदिरा गांधी और नदी के रूप में लूनी नदी के बारे में बता देना रेगिस्तान की जीवन रेखा। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल रहा। अगला क्वेश्चन क्या रह रहा है, यह भी आपकी स्क्रीन पे आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल है, जबरदस्त है, आप आराम से बता सकते हो। पहले तो प्रश्न को पढ़ना है, फिर ऑप्शन को पढ़ना है, और फिर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है कि राइट कौन सा होगा भाई। तो कौन सा किला सोनार का किले के नाम से जाना था? सोनार का किला या स्वर्णगिरी के नाम से भी कह सकते हैं। सोनार का किला या स्वर्णगिरी के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? बिल्कुल सर जी, ये तो जैसलमेर जाना जाता है भाई। जैसलमेर, राव जैसल भाटी ने जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की थी, और जैसलमेर को सोनार का किला या स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। और स्वर्णगिरी पूछ ले तो वो जालोर के किले को कहेंगे, लेकिन स्वर्ण नगरी पूछे, सोने की नगरी, स्वर्ण नगरी, तो हो जाएगा जैसलमेर का किला। बिल्कुल अच्छे प्रकार से बता रहे हो। कुंभलगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ का किला राजसमंद के अंदर है। आमेर का किला कहाँ है? जयपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ कहाँ है? जोधपुर के अंदर है, जो चिड़ियाकुंड पहाड़ी पर है। राव जोधा ने बनाया था, 1459 में बनाया था। बिल्कुल अच्छे प्रकार से तमाम आपको अब जानकारी ध्यान में रखनी है, ताकि कहीं से भी सवाल आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन भाई क्लास रह रही है, प्रतिदिन आपकी क्लास रह रही है, तो बिल्कुल जुड़ा करें और रेगुलर पढ़ा करें, ताकि आपको बहुत अच्छा फायदा मिले।
आपको एग्जाम तक पढ़ाएंगे, एग्जाम तक पढ़ाएंगे भाई। 13 जून तक पढ़ाने की जिम्मेदारी रहेगी। कई कबार कोई कोशिश के कारण अपनी क्लास नहीं आती है तो उसमें कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं रहनी है, ताकि आपको पुराने भी क्लासें दे रखी है उनको भी आपको साथ साथ में देखते रहना है। और टेलीग्राम पर भी बहुत सारे नोट्स दे रखे हैं, बहुत सारी क्विज करवा रखी है, तो वो भी जाकर आप आराम से वहां जाकर जुड़ सकते हो और आराम से क्विज के माध्यम से भी प्रश्नोत्तरी कर सकते हो। वहां पर भी आपका अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है, तो इसलिए आपको हर जगह सुविधाएं दे रखी है। आप वहां जाकर भी अच्छे से पढ़ाई करो। आपको तो काम करना है, केवल पढ़ाई करनी है। भले क्लास आए ना आए, आए तो पढ़ लेना, ना आए तो भी थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, जब भी क्लास आए तब पढ़ लेना, लेकिन आपको पढ़ने पर 100% फोकस रखना है और बिल्कुल अपनी मेहनत करके दिन रात एक करके आपकी सीट पक्की करनी है पशुधन सहायक के लिए। तो बहुत ही मेहनत करना, ठीक है। मेहनत में कोई कसर मत छोड़ना। अब मात्र 2 महीने रहे आपके, मात्र 2 महीने रहे, ठीक है। पढ़ने में अब कसर नहीं छोड़नी है। तो अब 8वें का राइट आंसर बताओ मेरे को कि राजस्थान की राजकीय पक्षी कौन सा है भाई। राजस्थान का राज्य पक्षी के रूप में बता देंगे, राज्य पक्षी कौन सा है राजस्थान का। 8वें का क्या राइट होगा भाई, गोडावन है, बिल्कुल। करायोटिस नाइग्रोसिस इसका वैज्ञानिक नाम रहता है, जो राजस्थान का राज्य पक्षी कहलाता भाई। पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर हो जाएगा भाई। पहले ऑप्शन में मोर दे रखा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर, और राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन हो जाएगा। इसे क्रायोटिस नाइग्रोसिस के नाम से जानते हैं। इसको कब घोषित किया गया, मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो क्या, गोडावन को कब घोषित किया गया भाई। बिल्कुल अच्छे सवाल हैं। आपको तमाम राजस्थान के प्रतीक है उनके बारे में सवाल पढ़ लेना कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, राज्य वृक्ष क्या है, राज्य पशु कौन सा है, राज्य खेल कौन सा है, राज्य कवि कौन सा है। ये तमाम ऐसे नॉर्मल सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, तो तमाम आप ये पढ़ लेना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि राजस्थान में खनिज तेल व गैस कहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पर निकले गए हैं। जो खनिज तेल व गैस के भंडार मिले हैं वो किन जिलों से मिले हैं। राजस्थान का ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा है खनिज तेल व गैस के भंडार, तो बिल्कुल कौन सा जिला हो जाएगा। बिल्कुल सर जी, ये तो बाड़मेर ही होगा। बाड़मेर के अंदर पसपदरा रिफाइनरी है, वहाँ पर भी बहुत सारे कुएँ हैं और उनसे तेल और खनिज तेल और गैसें निकली है। बिल्कुल बाड़मेर इसका राइट करो सर जी, बाड़मेर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सवाल था, बहुत ही ज़बरदस्त, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया भाई कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी भाई। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऐसे पॉलिटी के भी सवाल आएंगे साथ साथ में, भूगोल के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पॉलिटी भी साथ में जुड़ी हुई है, तो बताओ राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया थी राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। बिल्कुल अच्छा सवाल। कमला बेनीवाल तो राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। ये मैं आपको शार्ट के माध्यम से टेलीग्राम पर डाल दूंगा कि राजस्थान में मतलब कौन कौन महिला सर्वप्रथम थी, कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, प्रथम महिला जिस प्रकार से मंत्री कौन थी, पुलिस कौन थी, या अलग अलग प्रकार से आपको सचिव कौन थी, मुख्य सचिव के रूप में। तो इस प्रकार से आपको पूरा एकदम एक शार्ट बना के मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप टेलीग्राम पर देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा यह पूरा शार्ट, आपको एक प्रकार से पूरी सभी महिलाएं राजस्थान में सर्वप्रथम कौन थी, प्रथम महिलाओं के अकॉर्डिंग वो आपको शार्ट एक मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आप देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, पूरे शार्ट को याद कर लेना। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई, बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया भाई। हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य हुआ था पहले तो ये बता दो, और किनके मध्य लड़ा गया, कब लड़ा गया। तो अच्छा सवाल है। तो 1577 में लड़ा गया भाई, 1577 में लड़ा गया। मानसिंह जो अकबर था उनका सेनापति था मानसिंह, और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो 18 जून या 21 जून अलग अलग डेटें रहती है, लेकिन आपको 18 जून 1577 के अकॉर्डिंग बांध लेना है कि हल्दी घाटी का युद्ध मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया। बिल्कुल अच्छा सवाल था, जबरदस्त सवाल था, भी इसका राइट करेंगे, अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही जबरदस्त हल्दी घाटी से संबंधित है भाई। हल्दी घाटी से संबंधित घोड़े का नाम पूछ रहा है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था भाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम बताओ भाई, अच्छा सवाल है भाई, घोड़े का नाम बताना आपको। घोड़े का नाम क्या था भाई। बिल्कुल सर जी, सेतक नाम था, घोड़े का नाम था सेतक। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था भाई। अलग अलग आपको क्रम संख्या के अकॉर्डिंग ही पूछ सकते हैं कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था, पुत्र के नाम क्या था। तो अलग अलग प्रकार से आपको इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय था। बिल्कुल उदय सिंह द्वितीय ही था।
अच्छा सवाल है। और महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था, बेटे का नाम क्या था, अमर सिंह था, बिल्कुल अमर सिंह था। अच्छे सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपके बीच आ गया भाई। क्या बताया जा रहा है, किस राजपूत शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। बिल्कुल भाई, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। घास की रोटियां खाई, जंगल में रहे, दुख बहुत सहन किए, लेकिन कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे भी महान जो वीर पुरुष हुए अपने राजस्थान के अंदर। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त। आपको इस प्रकार से खून खोलने वाले सवाल रहते हैं, जो ऐसे वीरों के नाम आते हैं तब आपके अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा होती है भाई कि उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे भी राजपूत शासक हुए भाई। बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। क्या बताया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर बता देंगे भाई, राणा प्रताप। बिल्कुल महाराणा प्रताप थे जिन्होंने अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और इसी प्रकार से मारवाड़ के भी अग्रगामी, जो महाराणा प्रताप के अग्रगामी राव चंद्रसेन थे, वो भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी भाई। ये भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही खास सवाल। आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि बीकानेर रियासत की स्थापना किसने की थी। बीकानेर रियासत की स्थापना किसने की थी, यह बताना होगा आपको। जल्दी से बताओ, राइट आंसर जल्दी से बताओ। तमाम विद्यार्थी राइट आंसर बताओ भाई। अच्छा सवाल है। ये क्लास आपको रेगुलर देखने को मिलेंगी, इसलिए तमाम विद्यार्थी एक बार चैनल को नए हो, पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतना काम कर लो, आपको पढ़ाने की 100% जिम्मेदारी रहेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। हर जगह आपको सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से आप जुड़ सकते हो और हर जगह आपको अच्छी सुविधाएं दी जाएगी। और पशुधन सहायक के लिए अपन जो आपका 13 जून है वहां तक समर्पित रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने वाले हैं, इसलिए हर जगह आप जुड़ सकते हो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो 15वें का राइट आंसर क्या होगा, राव बीका। बीकानेर रियासत की स्थापना की थी राव बीका ने की थी भाई। बहुत ही अच्छा सवाल। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। बिल्कुल 1459 में चिड़ियाकुंड पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना हुई, उस समय जोधपुर की स्थापना हुई राव जोधा द्वारा। बिल्कुल अच्छा सवाल, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही खास सवाल। कि क्या बताया जा रहा है, किस शासक को राजा भोज द्वितीय के रूप में कहा जाता है भाई। राजा भोज द्वितीय के रूप में किसे कहा जाता है, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा कुंभा या पृथ्वीराज चौहान। बिल्कुल देख के आराम से राइट आंसर बता सकते हो। क्या हो जाएगा, राणा कुंभा को कहा जाता है भाई। राणा कुंभा को ही कहा जाता है, राजा भोज द्वितीय के रूप में कहा जाता है राणा कुंभा को। वैसे राणा कुंभा की बहुत सारी उपाधियां थी, तमाम उपाधियां आपको राणा कुंभा की आनी चाहिए आपको। अभिवन भर्तासारे, हाल गरु, चाल गरु, चाप गरु, राणो राचो, इस प्रकार से तमाम आपकी राणा कुंभा की अलग अलग उपाधियां थी। उन उपाधियों को आपको आना चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है राणा कुंभा से, उपाधियों से। तो उपाधियां आपको सभी आनी चाहिए और पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना। ज़्यादा नहीं है, 10-12 उपाधियां होगी, वो तमाम आपको एक बार कंटेस्ट कर लेना, ठीक है। इस क्लास के बाद आप एक बार कंटेस्ट करने लेना, आपको सवाल आ सकता है एग्जाम के अंदर। इस प्रकार से मैं कभी कभार आपको हिंट देता रहूंगा ताकि आप उस टॉपिक से कवर कर दोगे और अच्छी प्रकार से पढ़ लोगे, ठीक है। तो तमाम विद्यार्थी एक बार देख लेंगे। अब 17वें का राइट आंसर बताओ मेरे को पहले। तो 17वां का क्या राइट आंसर होगा कि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण अलग अलग बार किए थे, बहुत तीसरा आक्रमण था जब चित्तौड़ पर किया था। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं कि तीसरा आक्रमण था जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। बहुत ही अच्छा सवाल है। तीसरा शाखा या तीसरा आक्रमण था 1567 या 68 के मध्य जो लड़ाई लड़ी थी, उस समय अकबर ने 1567 में आक्रमण किया था। पहला आक्रमण कब किया था, 1303 के अंदर किया था, जहां पद्मनी ने जोर किया था। और कौन जो लड़ते हुए मारे गए थे, क्या आपको पता है क्या। प्रथम शाखे में। द्वितीय शाखा कब हुआ था, तो 1534 में हुआ था। ये मेरे को बताना कि प्रथम शाखा के मध्य किसने केसरिया किया था या कौन मारे गए थे युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बारे में मेरे को आप डिटेल में बताना। मेरे को पता लगता है कि किसको हिस्ट्री की आपको जानकारी पता है कि नहीं है। कि मैंने आपको बता दिया कि पहला शाखा तो 1303 में, दूसरा शाखा 1534 में, तीसरा शाखा 1567 या 68 में, ये तो बता दिया। लेकिन ये कब हुए थे, मतलब किनके मध्य हुए और फिर उनके अंदर केसरिया किसने किया और शहीद कौन हो गया, वीर गति को प्राप्त कौन हुआ, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना। तीनों के बारे में बता देना, आपको अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। कौन कौन बताता है मेरे को पता लगता है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, बहुत ही खास रहने वाला है। आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, बहुत ही जबरदस्त सवाल।
क्या बताया जा रहा है? बहुत ही जबरदस्त सवाल है कि राजस्थान के कौन सा क्षेत्र जो मारवाड़ का क्षेत्र कहलाता भाई? मारवाड़ का क्षेत्र ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो मारवाड़ का क्षेत्र है? क्या जोधपुर, उदयपुर, अलवर या कोटा? बिल्कुल सर जी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल आते तो नहीं, लेकिन आपको क्षेत्र विशेष से उपनामों के हिसाब से अलग अलग, जैसे कि विराटनगर किसका था, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के, अहिछत्रपुर किसका था, अहिछत्रपुर जैसे कि नागौर का आता था। और तो मारवाड़ किसका था भाई? जोधपुर का क्षेत्र था भाई, मारवाड़ क्षेत्र। इस प्रकार से क्षेत्र विशेष के उपनाम आ सकते हैं, या जिलों के हिसाब से भी उपनाम पूछ सकते हैं कि उन जिले का प्राचीन समय में क्या नाम चल रहा था। कैसे, जैसे कि जालोर का जलालाबाद था, अलग अलग प्रकार से थे। जैसे कि चित्तौड़ का खिरजाबाद था, या सिवाना का खेराबाद था। अलग अलग प्रकार से अलग अलग नाम थे। तो इस प्रकार से आप सारे नाम, उपनाम अलग अलग जगह के ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल बनता है इनसे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आराम से पढ़ लो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, क्योंकि कई बार अपन थोड़े बहुत पढ़ाते हैं तो कई बार थोड़ी बहुत थकान होती है, तो थोड़ा बहुत मैं पानी पी लेता हूं। इतने में आप प्रश्न पढ़ो, ठीक है? प्रश्न पढ़ो और फिर ऑप्शन को पढ़ के फिर आंसर को देने की कोशिश करना, ठीक है? क्या बताया जा रहा है कि किस रानी ने चित्तौड़ की रक्षा पर जोहर किया था भाई? ये बताना है आपको। जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक लगाओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 19वें का। बिल्कुल, रानी पद्मिनी थी जिन्होंने चित्तौड़ पर रक्षा करते हुए जोहर कर दिया था, रानी पद्मिनी। बिल्कुल, अभी अपने पढ़ा है भाई चित्तौड़ का प्रथम सागा, जो रानी पद्मिनी थी उन्होंने भाई जोहर वगैरह किया था। तो यही था भाई 1303 वाला प्रथम सागा। तो इसके बारे में आप डिटेल में मेरे को बताना, ताकि मेरे को पता लगे कि कौन कौन बच्चे को क्या क्या आ रहा है भाई, और किस प्रकार से आप कमेंट लिखते हो। मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखना, ठीक है? तमाम विद्यार्थी लिखेंगे भाई। अगला सवाल देखो सभी प्यारे बच्चे, अगला सवाल देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है कि राणा सांगा किस वंश से संबंधित थे भाई? वंश का नाम कौन सा था भाई? राणा सांगा। सैनिक का भग्नावश बोलते हैं राणा सांगा को। सिसोदिया, राठौड़, सोहान या कछवा? बिल्कुल, सिसोदिया वंश से थे राणा सांगा। अच्छा सवाल है, सिसोदिया वंश से थे राणा सांगा। बहुत ही अच्छा सवाल, जबरदस्त। अगला सवाल ही बहुत ही जबरदस्त आया भाई, बहुत ही खास रहने वाला आपके बीच। क्या बताया जा रहा है? क्लास संस्कृति के अब सवाल आए, हिस्ट्री के भी किए, भूगोल के भी किए, अब क्लास संस्कृति के सवाल करेंगे भाई। क्लास संस्कृति भी बहुत ही बेहतरीन रहेगी भाई। कि कठपुतली कला किस राज्य की प्रसिद्ध है भाई? पहले तो राज्य बता लो, फिर अपने राजस्थान के वो तमाम विद्यार्थी देख रहे हैं तो राजस्थान के अंदर भी जिला बता दो मेरे को, किस जिले से कठपुतली कला का प्रसिद्ध जो नृत्य वगैरह किया जाता है कठपुतली कला के रूप में, वो किस जिले का है, ये भी मेरे को साथ में बताना। क्या बता सकते हो? बिल्कुल सर जी, राजस्थान तो है, लेकिन राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले के अंदर कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध लोक कला ये मानी जाती है कठपुतली कला। अलग अलग हस्तशिल्प कलाएं रहती है, उन कलाओं के बारे में आपको आना चाहिए कि कहाँ की कला प्रसिद्ध है भाई। बगरू कला कहाँ की है, कि अजर पेंट कहाँ की है, अलग अलग प्रकार से कलाएं रहती है। कि कठपुतली कहाँ है, लकड़ी बनाने के खिलौने कहाँ पर है। तो अलग अलग जगह की जो कलाएं हैं उन कलाओं के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लेना, उनका भी सवाल एग्जाम में बनता है, ठीक है? ये भी आप ध्यान में रखेंगे, हर जगह की अलग अलग कलाएं रहती है, उनके बारे में भी कला संस्कृति से अच्छा सवाल बनता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले तो सवाल पढ़ो, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। कि राजस्थान में प्रसिद्ध लोक संगीत जो मांड किससे संबंधित है भाई? मांड किससे संबंधित है? मांड के बारे में बताना होगा भाई। मांड किससे संबंधित है भाई? राजस्थान में प्रसिद्ध लोक संगीत के रूप में मांड किससे संबंधित है? शौर्य कथाओं के रूप में, भक्ति गीतों के रूप में, प्रेम गीतों के रूप में, या खेती बाड़ी के रूप में? बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है भाई। 22वें का क्या राइट होगा भाई? 22वें का राइट हो जाएगा प्रेम गीतों के रूप में मांड के लिए गाया जाता है, प्रेम गीतों के रूप में। मांड किसके लिए संगीत के रूप में? प्रेम गीतों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त है। अगला सवाल क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पर रहेगा, ये भी बहुत ही खास सवाल, जबरदस्त सवाल रहने वाला भाई। कि गौरबंद नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? समुदाय के बारे में बताओ। फिर गौरबंद का एक और सवाल लेंगे, आगे एक और सवाल आएगा कि गौरबंद आभूषण किसके पशु के कहाँ पर पहना जाता है, या किस पशु में पहना जाता है, वो भी सवाल आगे आ सकता है। ये पहले तो ये बता दो मेरे को किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सर जी, ये तो रबारी समुदाय से जुड़ा हुआ है गौरबंद नृत्य। बिल्कुल अच्छे प्रकार से बता रहे हो, बिल्कुल अच्छे प्रकार से बता रहे हो।
अलग अलग नृत्यों के बारे में भी पढ़ लेना भाई कि भीलों के नृत्य कौन से हैं, ग्रासियों के कौन कौन से हैं, अलग अलग जगह कंजर के कौन से हैं, कथौड़ी के कौन से हैं, सहरिया के कौन से हैं, अलग अलग प्रसाद डामोर के कौन कौन से। तो अलग अलग जो जनजाति रहती है उनके नृत्य भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान में किस लोक कलाओं की शैली के रूप में स्वांग कहा जाता है भाई। स्वांग के रूप में कौन प्रसिद्ध है, कौन सी शैली प्रसिद्ध है भाई। अच्छा सवाल है, बहुत ही खास सवाल है, आपकी स्क्रीन पर है, बताओ जल्दी से देख के बताओ। स्वांग के लिए, ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। स्वांग किसके लिए प्रसिद्ध है, ख्याल के लिए। सर जी ख्याल के लिए। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है, तमाशा वैसे तो जयपुर का प्रसिद्ध है। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है भाई। भवाई जयपुर की है, अरे भवाई उदयपुर की है। भवाई नृत्य उदयपुर में किया जाता है। वो कास पर मटके, ऊपर सर पर मटके रखते हैं और नीचे कास बिछा देते हैं, उस कास पर नृत्य किया जाता है। या गिलास के माध्यम से एक और दो गिलास पैरों के अंदर नीचे रख के फिर उसके अंदर ऊपर चलना, इसी प्रकार से ऊपर मटके हैं और मटकों के अंदर पानी भी रख सकते हैं और खाली भी रख सकते हैं। इस प्रकार से नृत्य को अलग अलग प्रकार से किया जाता है। ये उदयपुर के भवाई क्षेत्र के रूप में, भवाई नृत्य के रूप में किया जाता है भाई उदयपुर के अंदर। अच्छा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल था भाई। अब 25वें सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। 25वां सवाल क्या कह रहा है भाई, बहुत ही जबरदस्त, ये भी खास सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेगा। क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान की प्रमुख चित्रकला की कौन सी शैली से मानी जाती है भाई। राजस्थान की प्रमुख चित्रकला कौन सी शैली से मानी जाती है, शैली का नाम बता दो भाई। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध चित्रकला शैली है भाई मेवाड़ शैली। मेवाड़ के अंदर सबसे चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है मेवाड़ की चित्रकला शैली। बिल्कुल अच्छा सा सवाल, बहुत ही जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन रहने वाला भाई। 50 क्वेश्चन रहने वाले, वो भी ताबड़तोड़ जबरदस्त रहने वाला है। इसलिए तमाम विद्यार्थी 50 तक तो आप आराम से देख लो पूरी क्लास को, आपको मजा आ जाएगा भाई। क्लास में एंड में कहोगे कि हकीकत में क्लास बहुत ही शानदार थी सर जी, बहुत ही शानदार थी। और हम इस प्रकार से रेगुलर पढ़ेंगे आपसे और रेगुलर इस प्रकार से क्लास को अटेंड करेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से बनाएंगे। इसलिए आपको ये लास्ट में पता लगेगा, तब पूरी क्लास देख लोगे तब आपको ये पता लगेगा, हकीकत में रियलाइज होगा कि बहुत ही अच्छे प्रकार से पर्सन थे और बहुत ही जबरदस्त प्रकार से पर्सन थे। हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला इस क्लास से। तो अब 26वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। तरंग क्या है भाई, तरंग एक प्रकार से क्या है भाई। 26वें का राइट आंसर बता दो मेरे को, राइट आंसर 26वें का बताओ। तरंग एक प्रकार की क्या है, लोक वाद्य यंत्र है भाई। तरंग एक प्रकार का क्या है, लोक वाद्य यंत्र है। बिल्कुल अच्छे प्रकार से बता रहे हो, सही बता रहे हो, तरंग एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन भाई तेजाजी भाई, तेजाजी महाराज की जय हो भाई। तेजाजी का सवाल आया भाई, तो तेजाजी के बारे में जय लगा दो तमाम विद्यार्थी राजस्थान से जुड़े हुए हो। तो तेजाजी किस लोक देवता के आराध्य देवता माने जाते हैं भाई। तेजाजी किस समाज के लोक आराध्य देवता माने जाते हैं, राजपूत, गुज्जर, जाट या मीणा। जल्दी से देख के राइट आंसर लगाना भाई। तमाम विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो। 27वें का क्या राइट होगा भाई, तो जाट, जाट समाज से जुड़े हुए हैं तेजाजी महाराज, ठीक है, ये ध्यान में रख लेंगे भाई, जाट समाज से जुड़े हुए हैं। अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार सवाल था। अब 28वें का राइट आंसर बताएंगे तमाम विद्यार्थी, राइट आंसर बता देंगे भाई 28वें का। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से, फिर आपको ऑप्शन पढ़ लेना है और फिर कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्यारा सा कमेंट कर लेना है कि कालबेलिया नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है भाई। जो कालबेलिया नृत्य होता है वो किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, बंजारा, नट, कालबेलिया या माली। बिल्कुल सर जी, कालबेलिया नृत्य तो कालबेलिया के लिए जुड़ा हुआ है। कालबेलिया के अंदर बहुत सारे नृत्य अलग अलग प्रकार से होते हैं, इंडोरी रहता है, पनियारी रहता है, संकरिया रहता है और कालबेलिया एक अलग से नृत्य रहता है। तो इस प्रकार से कालबेलिया जनजाति के इतने प्रकार के नृत्य जो कालबेलिया जनजाति करती है भाई। अच्छा सवाल है भाई, इंडोरी, पनियारी, संकरिया ये अलग अलग प्रकार से नृत्य है जो कालबेलिया जनजाति करती है भाई। बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है। आपको साथ साथ में थोड़ी बहुत थ्योरी भी बताते हैं ताकि आपका अच्छे से पूरा प्रश्न एकदम कंप्लीट हो जाए और आपको अच्छे से पूरा नॉलेज हो जाए। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि मैंने कहा एक और क्वेश्चन आएगा भाई, ऊंट से संबंधित होगा, पशु से संबंधित पूछा होगा और उनके बारे में नृत्य आपको बताना होगा कि कौन से सजावट के रूप में अपन काम में लेते हैं। तो ये प्रश्न देखो आ गया भाई कि राजस्थान की कौन सी लोक कला जिसमें ऊंट के सजावट के रूप में अपन काम में लेते हैं, कुंदन, मीनाकारी, गोरबंद या ब्लॉक प्रिंटिंग। बिल्कुल अभी अपने डिस्कस किए कि रबारी समाज गोरबंद नृत्य से संबंधित है। तो गोरबंद एक प्रकार सा जो सजावट के रूप में ऊंट के बांधने में काम आता है भाई, सजावट के रूप में लेते हैं ऊंट के, ठीक है, लोक कला के रूप में। तो गोरबंद इसका राइट हो जाएगा 29वें का। अच्छा सा सवाल। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, जयपुर की प्रसिद्ध है। कुंदन कला कहाँ की है, ये भी जयपुर की है। और ब्लॉक प्रिंट कहाँ की है, ये आपको पता है क्या, पता हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओगे।
हस्तकला से भी अलग अलग कलाओं से कहाँ की जुड़ी हुई है, ये भी सवाल आपके बनता है भाई, तो इनका भी ध्यान में रख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेले और त्योहारों के लिए राजस्थान का कौन सा जिला जो प्रसिद्ध है भाई, जो पुष्कर मेला कहलाता है भाई। मेले और त्योहारों के लिए राजस्थान का रंगीला मेला पूछ ले, सबसे ज़्यादा ऊंट और पशु का व्यापार वगैरह होता है वो भी इस मेले में होता है, और सबसे ज़्यादा जो देसी पर्यटक के रूप में या विदेशों से जो पर्यटक आते हैं वो भी इस मेले में आते हैं। जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है, और 52 घाट है, पुष्कर झील भी है वहाँ, और गांधी जी के वो 52 घाट के रूप में भी वहाँ पर है जो पुष्कर झील के किनारे पर। तो ये तमाम वहाँ पुष्कर झील में जो अजमेर ज़िले में पड़ते भाई, किस ज़िले में पड़ते हैं, अजमेर के अंदर। और सावित्री जी रोपवे भी बना हुआ है भाई अजमेर में। अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। अब अगला सवाल बहुत ही, ये भी साइंस के अच्छे सवाल है भाई, साइंस के सवाल रहने वाले हैं। साइंस भी आपकी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही नॉर्मल सवाल आएंगे, साइंस से भी जुड़े हुए। क्या प्रश्न आया भाई कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, जल का रासायनिक सूत्र बताओ मेरे को, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फिर भारी जल का भी बता सकते हो, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फिर साधारण जल होता है, जल अरे साधारण नमक रहता है तो नमक का भी बता देना, ठीक है। तो जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O, और भारी जल का पूछ ले D2O, फिर साधारण नमक का पूछ ले तो NaCl, और O2 मतलब ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल। तो इसका सेकंड आइटम हो जाएगा कि H2O, बिल्कुल ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र H2O और भारी जल का D2O, बिल्कुल D2O। अच्छे प्रकार से ध्यान में रख लेंगे। साइंस के भी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके आ जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके लिए रेगुलर क्लास दे सके और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा सके। इसलिए आपको रेगुलर पढ़ना है तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन ऑन करना होगा ताकि आपको रेगुलर क्लास दे सके और रेगुलर पढ़ा सके भाई। तो तमाम विद्यार्थी अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर करना, ठीक है। आपके लिए भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं आपके लिए, टेलीग्राम माध्यम हो या यूट्यूब पर हो, हर जगह अलग अलग प्रकार से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप इतना काम करना भाई, चैनल को सब्सक्राइबर करके जाना और अच्छे प्रकार से पढ़ना। मेरा तो काम है भाई पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना हमारे साथ अच्छे प्रकार से रह के, तो ठीक है। अब 32वें का राइट आंसर बताएंगे तमाम विद्यार्थी। 32वें का राइट आंसर बता दो कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है भाई, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। अच्छा सा सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में सवाल है। तो प्रकाश वर्ष की दूरी रहती है भाई दूरी, बिल्कुल प्रकाश वर्ष की इकाई रहती है दूरी। अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त। एक जो प्रतीक रहते हैं, अलग अलग प्रतीक रहते हैं, उन प्रतीकों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। प्रतीक का एक सामान्य से क्वेश्चन बन जाएगा और वो साइंस के अंदर बनता है, हर एग्जाम में बनता है। तो किसका क्या प्रतीक है वो आपको पढ़ लेना भाई, ठीक है। अब 33वें का राइट आंसर बताएंगे भाई तमाम विद्यार्थी। 33वें का राइट आंसर बताएंगे कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं भाई। जिस प्रकार से मनुष्य अपना भोजन करते हैं तो पौधे किस प्रकार से भोजन बनाते हैं, क्या आपको पता है क्या? बताओ जल्दी से मेरे को। 33वें का राइट आंसर बता सकते हो? बिल्कुल सर जी बता सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपना भोजन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपना, वो सूर्य का प्रकाश आता है उनके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। बिल्कुल सर जी, बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेगा, जल्दी से देखो। राइट आंसर कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखो कि रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है भाई। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है ये बताना होगा आपको। तो हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सर जी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग हो जाता है भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई, बहुत ही खास है। क्या बताया जा रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या रहती है भाई। विद्युत धारा की इकाई क्या रहती है, वोल्ट, ओम, वॉट या एम्पियर। जल्दी से मेरे को देख के राइट आंसर मारो टिक। बिल्कुल सर जी, विद्युत धारा की तो इकाई रहती है, अभी मैंने बात की थी, मैंने कहा सभी प्रतीक आपको आने चाहिए और प्रतीक के बारे में, इकाई के बारे में अलग अलग कि ओम की क्या रहती है, वोल्ट की इकाई क्या रहती है। तो इसका प्रतीक हो जाएगा भाई विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई की रह जाएगी एम्पियर रह जाएगी। तो आपको सभी प्रकार से प्रतीक आने चाहिए, अलग अलग जो दे रखे हैं उनके आपको प्रतीक आने चाहिए, ठीक है। एग्जाम के अंदर सवाल बन सकता है, आप इनके बारे में भी पढ़ लेना। नॉर्मल आपको बेसिक दैनिक विज्ञान के अंदर जो भी आपके पास पुस्तक पाठ्य पुस्तिका है तो उनसे पढ़ लेना, ठीक है। साइंस की बेसिक आपको किताब खरीद लेनी है और नोट्स भी आपके लिए तैयार हो रहे हैं। एक बुकलेट भाई, इनके भी मैं जानकारी, अभी बुकलेट बनी नहीं है लेकिन 2 या 3 दिन के भीतर बुकलेट अपनी पूरी कंप्लीट हो रही है। तो उसके अंदर अपन ऐसे प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि आपको बुकलेट के अंदर
लगभग 1100 सवाल है उसके अंदर। तो 1100 के अंदर लगभग राजस्थान जीके को अपने 500 क्वेश्चन में डिवाइड के अंदर किया है। फिर 200 क्वेश्चन आपको साइंस दे रहे हैं अच्छी खासी, 200 क्वेश्चन में सब आ जाएगी भाई। नॉर्मल आपकी जो रहती है भाई बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी नॉर्मल सवाल आते हैं। तो इस प्रकार से दैनिक विज्ञान से जुड़ी हुई वो भी बेसिक सवाल लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट 200 सवाल मिल जाएंगे। 500 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के मिल जाएंगे, उसमें भी भूगोल इतिहास में क्लास करती रहेगी। और फिर राजस्थान का करंट अफेयर्स भी उसके अंदर ऐड करेंगे। करंट अफेयर्स भी मैं उसके अंदर डालने की कोशिश करूंगा ताकि आपको 4 महीने का करंट अफेयर्स पूछे तो उसके अंदर कंप्लीट हो जाए। और फिर कंप्यूटर के भी 100 सवाल दिए और राजस्थान की जो पॉलिटी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उसके भी मैंने 100 सवाल ऐड किए। तो इसी प्रकार से 1100 क्वेश्चन का आपको बुकलेट के रूप में आपको तैयार हो रहा है और 3 या 4 दिन के भीतर आपकी बुकलेट बनके तैयार हो जाएगी। तब तक आप आराम से क्लासें लो और फिर आपको जानकारी दे देंगे और फिर आपको व्हाट्सअप नंबर एक जारी करूंगा, उसके जरिए आपको व्हाट्सअप पर जाकर अच्छे प्रकार से मेरा डेमो भी देख सकोगे कि किस प्रकार से आपकी बुकलेट है। और बुकलेट की मात्र फीस रखेंगे भाई 49 रुपये। आपको ज़्यादा फीस की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम नॉर्मल फीस में आप लो, क्योंकि आपको किताबें तो खूब पढ़ी है, बहुत उनकी रेटें रहती है, लेकिन एक बुकलेट की एक नॉर्मल फीस रखेंगे भाई। 1100 क्वेश्चन दे रहे हैं लेकिन मात्र 49 रुपये में। कितने? 49 रुपये में केवल 1100 क्वेश्चन जो आपको बहुत ही उपलब्ध करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रकार के। तो गला थोड़ा दर्द हो रहा है क्योंकि गले के अंदर क्या हो रहा है कि कंठ बैठ गया थोड़ा बहुत, तो इसलिए कभी कभार बोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये कंठ के कारण हो रहा है भाई, थोड़ा गला भाई खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान नहीं होने देंगे। आपकी जितनी मेहनत हो सके आपको करवाएंगे भाई। रेगुलर जुड़ना हमारे साथ और बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ना, ठीक है? तो समझ में आ गया है भाई। एक बार मेरे नंबर भी दे रखे हैं इसके पीछे, यूट्यूब के पीछे, तो उस पर जाकर मेरे को एक बार पर्सनल मैसेज कर लेना, कॉल मत करना, केवल मैसेज कर लेना। आपको मैसेज के माध्यम से आपको मैं जानकारी दे दूंगा, ठीक है? अब 37वें का राइट आंसर बताएंगे, इसका एम्पियर हो जाएगा, ठीक है? 37वां क्वेश्चन आपके बीच आ गया भाई। जल्दी से आराम से आप प्रश्न को पहले पढ़ लो, प्रश्न को पहले पढ़ लो, आराम से प्रश्न को पहले पढ़ लो कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है भाई? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई? बिल्कुल सर जी, यकृत या लीवर है जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। बिल्कुल अच्छा सवाल, बिल्कुल जबरदस्त सवाल है भाई, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है भाई कि मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि रहती है यकृत या लीवर रहती है भाई। अच्छा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास है, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला भाई कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी भाई? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की भाई? बिल्कुल सर जी, किसने की थी? क्या बता सकते हो मेरे को? 37वें का राइट आंसर बताना मेरे को। बिल्कुल सर जी, न्यूटन ने की थी। तो न्यूटन को ही राइट मार लिया, कोई दिक्कत नहीं, न्यूटन को भी राइट कर दिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल की खोज भाई न्यूटन ने की थी। केपलर ने क्या किया था? ग्रहों के नियम दिए थे, ग्रहों के गति के नियम केपलर ने दिए थे। और कोपरनिकस था, उसने सौरमंडल का नियम दिया था, सौरमंडल के नियम के बारे में बताया था भाई कोपरनिकस, ठीक है? और केपलर ने ग्रहों के गति के नियम दिया था। आइंस्टीन ने क्या किया था? आपको क्या पता है क्या? आइंस्टीन भी बहुत ही फेमस जो वैज्ञानिक रहे, उनके बारे में आपको क्या आती है जानकारी? क्या मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो? चलो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना कि आइंस्टीन ने क्या क्या खोज की थी और क्या क्या सूत्र वगैरह दिए थे। इनका भी बेसिक सवाल बन सकता है, तो आपको खोजों के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक जो प्रमुख थे उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है? बेसिक सवाल बन सकता है आपके। ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी भाई साइंस, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी, बेसिक आएगी, लेकिन आपको बेसिक भी पढ़ना होगा क्योंकि उन विद्यार्थियों से आगे जाना होगा, क्योंकि जो नहीं पढ़ पाएंगे न तो वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि साइंस भी आपका जुड़ा हुआ है। और साइंस को आपको हल्के में ले लिया ना तो एग्जाम के दिन आपको पता चलेगा कि साइंस आपने पढ़ी होती तो काश अपना भी अच्छा पेपर होता। और साइंस की वजह से मेरा कहीं न कहीं 5 नंबर कम आ गए और मेरा साइंस की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो साइंस को भी आपको अच्छे से कवर करना भाई। साइंस के भी आपके वेटरनरी साइंस के अंदर, वैसे एग्रीकल्चर साइंस तो आ रही है, तो इसके अंदर पर्सनल साइंस भी थोड़ी पढ़ लेना। दैनिक साइंस के रूप में भी पूछ दिए जाएंगे सवाल जो 50 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखे सिलेबस के अंदर। तो अब 38वें का राइट आंसर बताएंगे भाई, क्या होगा 38वें का राइट आंसर कि वायु का मुख्य घटक के रूप में कौन सा होता है? जो वायु के मुख्य घटक के रूप में कौन सी गैस है भाई? बिल्कुल, वायु के मुख्य घटक के रूप में नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। 38वें का नाइट्रोजन ही राइट होगा भाई। अच्छा सवाल है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन। अभी तक तो कंप्यूटर और पॉलिटी आना बाकी है। कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हो? आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अभी तक तो पॉलिटी और कंप्यूटर आएगा भाई।
और पॉलिटी और कंप्यूटर तो बहुत ही खास है, वो पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि भाई कंप्यूटर और पॉलिटी के सवाल भी गलत नहीं होने चाहिए। साइंस भी को भी अच्छा करना है और बाकी सब्जेक्ट को भी अच्छा करना है हमारे को। तो पाचन क्रिया में मानव शरीर का कौन सा अंग जो पूर्ण होता है भाई, अंग के रूप में पूर्ण होता है। मानव शरीर में कौन सा अंग जो पाचन अंग के रूप में पूर्ण होता है भाई, पूर्ण पाचन कहाँ होता है भाई, किस अंग में होता है भाई, मानव शरीर के अंदर। बिल्कुल अच्छा सवाल है, जल्दी से बताओ। तो पूर्ण मतलब अपना पाचन तो होता है भाई छोटी हाथ के अंदर होता है भाई, छोटी हाथ सबसे एंड के अंदर होती है, वहां होता है शरीर के अंदर पूर्ण पाचन। अच्छा सवाल है भाई। 40वें का राइट आंसर बताएंगे भाई। 40वां सवाल ही बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही खास है। क्या बताया जा रहा है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह है, जो रेड ग्रह कौन सा है भाई, जो लाल दिखाई देता है रेड ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह है। अलग अलग ग्रह रहते हैं, क्या बुध है, मंगल है, बृहस्पति है या शुक्र है। बिल्कुल सर जी, मंगल को ही राइट बताओ, क्योंकि मंगल ही है जो लाल ग्रह है, मंगल ही है वो लाल ग्रह है। बिल्कुल अच्छा सवाल था। अब देखो आपकी आगे भाई कंप्यूटर, मैंने बताया था ना अभी आपकी कंप्यूटर आएगी, अभी पॉलिटी आएगी, आगे पॉलिटी आएगी भाई। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है भाई, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है भाई, क्या रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या मॉनिटर। कंप्यूटर का माइंड या मस्तिष्क किसे कहा जाता है भाई। हमारे शरीर का मस्तिष्क जो दिमाग है, इस प्रकार से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होगा भाई, सीपीयू होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो सर जी, सीपीयू को ही राइट बताओ, हम तो सीपीयू को ही बता रहे हैं। तो बताओ ना भाई, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ, मेरे को पता लगता है कि कौन कौन सही बताता है भाई। कमेंट तो आप करते नहीं, फिर कहते हो कि हम राइट बताते हैं, हमारे को पता है। पता हो तो भाई कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखा करो। ठीक है, 42वें का राइट आंसर बताएंगे कि www का फुल फॉर्म क्या है भाई। फुल फॉर्म से आपका सवाल बनेगा एक, बहुत ही अच्छा सवाल, एक या दो भी सवाल बन सकते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म आपका अच्छा जो कंप्यूटर के अंदर जो फुल फॉर्म दे रखा है वो आपका मतलब हर एग्जाम में इसका बेसिक सवाल बन जाता है। तो आपको फुल फॉर्म भी सारे अलग अलग प्रकार से रैम, रोम, MICR, OCR, OTCR या WWT, वाईफाई, अलग अलग प्रकार से जो इंपॉर्टेंट है, लगभग इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं होगी, लगभग 40 या 50 रहेगी, तो 50 आसपास फुल फॉर्म है। तो वो सारे एक बार आप टेबल के आगे चिपका देना, आपको फुल फॉर्म पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और ठीक है, अब इसका राइट आंसर बता दे। 42वां क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। बिल्कुल, www का पूरा नाम रहता है वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत ही अच्छा सवाल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही जबरदस्त, इनपुट आउटपुट के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं, ये भी सवाल आपको आने चाहिए भाई। इनपुट और आउटपुट, तो माउस किस प्रकार की डिवाइस है भाई, क्या इनपुट है या आउटपुट है। इसका तो आपको उत्तर भी साथ में दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे रखते हैं, नहीं तो आप साथ में उत्तर भी बता दोगे। अब बताओ, अब पता लगता है कि राइट आंसर कौन बताता है कि कंप्यूटर किस प्रकार की डिवाइस है भाई। बिल्कुल, ये तो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल सर जी, ये तो माउस तो एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। बिल्कुल, आपको अलग अलग मतलब किन किन की जो आउटपुट है और इनपुट है, इनके बारे में आपको सारों को पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेगा, बहुत ही जबरदस्त रहेगा। जल्दी से देख के बताओ मेरे को, राइट आंसर बताओ, तमाम विद्यार्थी राइट आंसर बताओ कि कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है भाई। डाटा को संग्रहित रखना है भाई कंप्यूटर के अंदर, डाटा को क्या रखना है, संग्रहित रखना है। इसके लिए अपन किस मेमोरी का प्रयोग करेंगे भाई, क्या रैम का करेंगे, रोम का करेंगे, हार्ड डिस्क का करेंगे या कैश मेमोरी रहती उनका करेंगे। जल्दी से बताओ मेरे को। बिल्कुल सर जी, इसको तो हार्ड डिस्क के रूप में करेंगे भाई। हार्ड डिस्क जो डाटा संग्रहित करने की अच्छे प्रकार से अपन इसका प्रयोग कर लेंगे भाई। हार्ड डिस्क के रूप में स्थायी रूप से संग्रहित करना है कंप्यूटर के अंदर डाटा को, तो हार्ड डिस्क का प्रयोग में ले लेंगे। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं भाई। अपन ईमेल किसी को भेजने हैं तो किस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे भाई। बताओ, आपको क्या पता है इसके बारे में, पता हो तो मेरे को बताओ। अच्छा सवाल है भाई। मैंने NCERT बेस की आपकी जो किताब रहती है उसके अकॉर्डिंग सवाल लाने की कोशिश करें, ताकि आपका जो पेपर बन रहा है तो वो उन किताब से ही बनता है जो नामित किताब रहती है, या NCERT के हिसाब से जो सरकार द्वारा नामित पुस्तक रहती है उनसे सवाल बनने की कोशिश रहती है। तो ऐसे सवाल आपको रेगुलर दिए जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम तक आपको कंप्यूटर भी अच्छा खासा हो जाए भाई।
और पर्सनल पढ़ना चाहो तो आपको एग्जाम के लास्ट के अंदर जो मैराथन लगाएंगे उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट की आपको पर्सनल भी क्लास दे देंगे, ताकि आपको वहां पर भी आपको अच्छे से पूरा क्लास के अंदर अच्छे खासे रिवीजन हो जाए। अब आप 50 क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ो, फिर एग्जाम के एंड में आपको मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत ही मैराथन के हिसाब से वहां पढ़ा लेंगे, ताकि वहां और ज़्यादा फायदा हो जाए। तो 45 राइट हो जाएगा। HN क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बता सकते हो क्या? HMTP जो ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल के रूप में लेते हैं, HMTP बिल्कुल सही बता रहे हो। तो बी को सर जी राइट बताओ भाई, HMTP जो प्रोटोकॉल के रूप में ईमेल भेजने के लिए लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, मैंने बोला था अभी आएगी भाई पॉलिटी, आ गई भाई पॉलिटी। इसके लिए तो इंतजार करते हैं सर जी, इसके लिए तो इंतजार करते हैं, रेगुलर इसके लिए जुड़ते हैं, क्योंकि पॉलिटी हमारे को तो पढ़नी है भाई, कंप्यूटर पढ़ना है, मेरे को साइंस पढ़नी है। जीके तो भर भर के पढ़ा है, जीके तो हर जगह पढ़ लेते हैं, लेकिन इनके लिए हम क्लास देखते हैं। और ये आप सर जी एंड में पढ़ाते हो। एंड में पढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आपको क्लास पूरी दिखाना है, मतलब ये हमारी कोशिश रहती है कि क्लास में हर क्वेश्चन को आपको बहुत ही बेहतरीन और अच्छी मतलब प्रकार से पढ़ना है, ताकि आपको एग्जाम के अंदर गलती न कर बैठो। कहीं कहीं जीके इसलिए पहले रखा जाता है क्योंकि आप एक बार हल्के हो जाओ, क्लास के अंदर पूरी समझ में आ जाए। लेकिन पहले से आपको पॉलिटी के सवाल डाली और आपको हार्ड लगने लगी पॉलिटी, तो फिर क्लास के अंदर मन उब जाएगा और क्लास के अंदर से चले जाओगे। तो जीके को आपको पहले देना पड़ता है, क्योंकि आपके दिमाग में आराम से धीरे 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 क्लास में बैठ जाती है, और फिर आप एंड तक क्लास के अंदर पूरी तरह से बने रहते हो और अच्छे प्रकार से क्लास देखते हो। तो आपको एंड तक हर चीज समझ में आ जाती है और पूरी क्लास को आप निश्चित रूप से आराम से देख लेते हो। इसलिए आपको एंड में ये क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको क्लास पूरी समझ में आए। अब 46वें का राइट आंसर बताओ मेरे को कि राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें, लोकसभा की कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है। तमाम आपको एक सवाल के अंदर तीनों सवाल करवा देंगे भाई। और प्रथम विधानसभा के अंदर कितनी सीटें थी ये भी बता देंगे। तो इसका बताओ पहले तो राजस्थान विधानसभा में अब वर्तमान में कुल कितनी सीटें भाई? तो वर्तमान में सीटें रहे भाई 200, बिल्कुल 200 सीटें वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की। प्रथम विधानसभा में 159 सीटें थी, जब प्रथम विधानसभा थी उस समय 160 सीटें थी। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 200 हो गई है। और वर्तमान में लोकसभा की सीटें 25 है और वर्तमान में राज्यसभा की सीटें जो राजस्थान से 10 है। बिल्कुल अच्छे प्रकार से जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाली है। पॉलिटी के तो बहुत ही अच्छे सवाल रहते हैं भाई, पॉलिटी को मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं और पॉलिटी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से कराएंगे। पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन बाहर जाने नहीं देंगे। वैसे तो सारे सब्जेक्ट के अपन वेल अपडेटेड है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ रखे हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखे हैं। तो अभी आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, इसलिए आपको रेगुलर क्लास दे रहे हैं भाई, रेगुलर पढ़ा रहे इसलिए। तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे भाई? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपको निर्वासित कौन थे और मनोनीत कौन थे ये दोनों बताने होंगे भाई। पहले तो बता रहे हो, लेकिन उनके साथ निर्वासित और मनोनीत दोनों बता देने। राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम के बारे में बताना। 47वें का क्या राइट होगा भाई? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे, लेकिन राजस्थान के पहले निर्वासित मुख्यमंत्री पूछ ले तो टीकाराम पालीवाल करेंगे भाई, टीकाराम पालीवाल कर देंगे। और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आधुनिक राजस्थान के निर्माता और राजस्थान में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले 16 वर्ष तक, तो मोहनलाल सुखाड़िया थे, जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था। और इधर हरिदेव जोशी आ गए, तो इनका नाम भी भाई ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः स्टार्ट किया था भाई, पुनः शुरुआत की थी 1987 के अंदर और समाप्त किया था 1956 के अंदर। तो ये तमाम आप जानकारी ध्यान में रखेंगे। और जयनारायण व्यास जो जोधपुर से थे, ये भी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े थे भाई। अच्छा सा सवाल, बहुत ही जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि राजस्थान राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपको पता है क्या? पता हो तो बताओ मेरे को, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ कि राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? क्या मुख्यमंत्री कर सकता है? क्या राष्ट्रपति करता है? क्या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? क्या अमित शाह कर सकते? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते? क्या या राष्ट्रपति कर सकती? क्या द्रौपदी मुर्मू कर सकती? क्या या मुख्यमंत्री करते हैं? कौन करते हैं? भजन लाल जी कर सकते हैं क्या? नहीं जी सर जी, राष्ट्रपति करते हैं। द्रौपदी मुर्मू करेगी भाई। राजस्थान के राज्य की जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल, तो राष्ट्रपति को राइट आंसर बताएंगे, बी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल था, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छे प्रकार से पढ़ो, आपको तो रेगुलर पढ़ाएंगे भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे और बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। आप साथ दो तो कोई अलग बात है, वो कहते हैं ना
कि साथ देने वाले तो बहुत है, लेकिन आप साथ दो तो कोई अलग बात है। इसलिए ये बात अलग है कि आप साथ दे रहे हो भाई। ठीक है, तब 49 का राइट आंसर बताओ मेरे को। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी भाई? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी भाई? ये बताओ मेरे को। क्या 1952, 1959, 1965 या 1970? क्या राइट होगा भाई? तमाम विद्यार्थी देख के राइट आंसर बता सकते हो। बिल्कुल सर जी बता सकते हैं। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में सर्वप्रथम बगदरी गांव नागौर के अंदर सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल था। ठीक है, तो 1959 को राइट करेंगे। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही जबरदस्त है भाई, बहुत ही जबरदस्त है कि राजस्थान जो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट कहां पर स्थित है? किस जिले में? हाई कोर्ट कहाँ है? खंडपीठ कहाँ है? कब स्थापना हुई थी? खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी? तमाम मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो खंडपीठ कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर है। खंडपीठ की स्थापना हुई थी भाई 1977 के अंदर, और राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 के अंदर। तो ये तमाम आप जानकारी ध्यान में रखेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही जबरदस्त सवाल था। आज की क्लास का 50वां सवाल था और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास थी आज की। तो तमाम विद्यार्थी रेगुलर जुड़ेंगे और बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से कंटेंट के साथ रेगुलर पढ़ेंगे। इसलिए आपको 100% पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी और आप हमारे किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया साइट से जुड़ सकते हो। आपको हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको अच्छे प्रकार से नोट्स के रूप में, क्विज के रूप में, प्रश्नोत्तरी के रूप में जो भी आपको जितनी सुविधा दी जा रही है वहाँ पर जाकर पढ़ो और अच्छे प्रकार से पढ़ो। रेगुलर आपको क्लास देने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए इतना ही। सभी थैंक यू क्लास में जुड़ने वाले तमाम विद्यार्थियों को। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके।